इजराइल पर ईरानी एयर स्ट्राइक से पूरी दुनिया सख्ते में है। ईरान अपना काम कर चुका है और अब बारी है इजराइल की। इजराइल में चल रही गतिविधियों से यह साफ है कि नेतन्याहू किसी भी कीमत पर खमेनेई से बदला लेने के लिए तैयार है। नेतन्याहू के निशाने पर होंगे खमेनेई को वो 6 सिपह सालार जिन्होंने इजराइल को दहलाने की स्क्रिप्ट लिखी। खमेनेई के सुपर 6 फाइटर ईरान की शान कहे जाते हैं और आज आपको हम बताएंगे ईरान के किन किन कमांडर्स ने इजराइल को निशाने पर लेने का प्लान बनाया और प्लान को सफलता तक पहुंचाया। आपको यह भी बताएंगे कि इजराइल की अब आगे की प्लानिंग क्या है और कैसे इजराइल पलटवार की तैयारी में जुट गया है। ये तस्वीरें और ये नाम आपके सामने। इजराइल पर हमले के ये वो मास्टरमाइंड है जिनकी इस हमले को लेकर बड़ी भूमिका बताई जा रही है, इसलिए इन 6 नामों को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि हुसैन सलामी, इस्माइल खानी, मोहम्मद बाखरी के साथ साथ आमिर अली हजजादा के साथ साथ इब्राहिम रियासी और हुसैन आमिर अब्दुल्ला, ये वो 6 नाम हैं जिन्होंने इस पहले ऑपरेशन को सफलता तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की और इस प्लानिंग को किस तरीके से इन सभी ने एग्जीक्यूट किया, इसी आधार पर अब इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद ईरान जश्न मना रहा है। आपको बता दें, इजरायली वॉर कैबिनेट में बड़े फैसले हो चुके हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ईरान पर पलटवार को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन यह हमला हुआ कैसे और कब, इस पर विचार किया जाना अभी बाकी है। मध्य पूर्व में इजरायल एक युद्ध में फंसा हुआ है और इस बीच ये 2 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि ऐसे में वो एक और युद्ध अगर छेड़ता है तो दिक्कत तो हो ही सकती है। अमेरिका नेतन्याहू को चौकन्ना कर चुका है। ईरान पर पलटवार भारी पड़ सकता है, लेकिन इजरायल सुनने के मूड में नहीं है। वो ईरान को वैसे ही सबक सिखाना चाहता है जैसे गाजा में हमास को। इजरायल के संभावित पलटवार से ईरान भी अलर्ट पर है, जिस पर इजरायल का एयर डिफेंस वहां की जनता का रक्षक बना और उसी तर्ज पर ईरान भी अपनी जनता की रक्षा एयर डिफेंस से करने की प्लानिंग में जुटा हुआ है। और अब अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईडीएफ ईरान को जवाब देने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। आज शाम तक नेतन्याहू बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में इजरायल हमले को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहा है, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ ईरान को जवाब देने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। वो विकल्प आखिर है क्या, इसी बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि कैसे आज शाम तक नेतन्याहू की तरफ से बड़ा फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही आपको बता दें फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर संजय भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, सबसे पहले ये 6 नाम, इनकी भूमिका आखिर क्या रही है? क्योंकि हुसैन सलामी की बात करती हूं तो चीफ कमांडर है आईआरजीसी के, और जिस तरीके से उन्होंने लिमिटेड और सक्सेसफुल ऑपरेशन के तहत जश्न की बात कही है, बड़ी भूमिका इस्माइल खानी के साथ साथ मोहम्मद बागरी की भी और आमिर अली हजजा के साथ साथ हुसैन आमिर की भी। अब ये जो 6 नाम जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, ये साफ हो चुका है कि ये लेयर बाय लेयर ऑपरेशंस को अंजाम देने की प्लानिंग बना चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ईरान ने जो हमला किया और जिस स्केल का हमला किया, उसने साफ तौर पर बता दिया कि जनरल सलामी की स्थिति क्या है, किस तरीके से आईआरजीसी में प्रोफेशनली इसको पूरा मैनेज किया गया। और ऐसा नहीं है, 1 अप्रैल के घटना के बाद से लगातार आईआरजीसी ने एक प्लान बनाया। उस प्लान को उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने रखा। अयातुल्लाह खमनेई से जब वो अप्रूव हो गया तो फिर अमेरिका और तमाम देशों को, जो पड़ोसी देश है, उनको उन्होंने 72 घंटे पहले नोटिफाई किया कि हम इजराइल पर लड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद चाहे ड्रोन को लेकर या बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, क्रूज मिसाइल को लेकर, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बताती है कि इन 6 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। 3 आईआरजीसी के कमांडर और इसके अलावा चाहे ईरान के विदेश मंत्री थे, जिनको अभी भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि नैरेटिव को पूरी दुनिया में ईरान के पक्ष में कैसे रखना है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति रईसी निश्चित तौर पर इस पूरे आप कहें तो अभियान को लीड कर रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान ने अभी फिलहाल बहुत प्रोफेशनली तरीके से इसको मैनेज किया और वो डिप्लोमेटिक वॉर लड़ने की तैयारी में। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन इजरायल आगे क्या करेगा, इस पर दुनिया की नजर है। इजरायली रक्षा सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर बता दें, जहां जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है इजरायल। एयर
एयर स्पेस को लेकर इजरायल की जॉर्डन से बातचीत को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें, ईरान पर पलटवार में जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजरायल करेगा। अब इजरायल का जॉर्डन को सुरक्षा देने का वादा। और ईरान के विदेश मंत्री की जॉर्डन को धमकी। एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि जॉर्डन ने मदद की तो सीधा हमला करेंगे। जॉर्डन में अमेरिकी बेस ईरान के लिए खतरा। ये बड़ी बात आप जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से अब आगे हमलों को अंजाम देने के लिए जॉर्डन का एयर स्पेस इजरायल के लिए जरूरी है, उसी के तहत आज ये दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां इजरायल जॉर्डन के कांटेक्ट में है, उससे बातचीत कर रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री की जॉर्डन को यह धमकी। दो बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि जॉर्डन ने अगर मदद की तो सीधा हमला करेंगे। और जॉर्डन में अमेरिकी बेस ईरान के लिए खतरा है। अब इजरायली हमला कभी भी कहीं भी हो सकता है। और इजरायल के लिए जॉर्डन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरह जॉर्डन की मदद इजरायल को ईरान पर बढ़त दिला सकती है, ये अब हम आपको समझाते हैं। क्योंकि बड़ी खबरें यहां पर सामने आई हैं कि किस तरीके से इजरायली वॉर कैबिनेट में ईरान पर पलटवार पर सहमति तो बन चुकी है, लेकिन हमला कब और होगा कैसे, इस पर फैसला होना बाकी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ईरान पर हवाई हमले के लिए जॉर्डन एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है इजरायल, और ईरान पर इजरायली हमले के लिए एयर स्पेस देने से जॉर्डन जाहिर सी बात है हिचकिचा रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि जॉर्डन को डर है कि अगर एयर स्पेस दिया गया तो ईरान जॉर्डन पर हमले को अंजाम दे सकता है। हालांकि जॉर्डन को सुरक्षा की गारंटी इजरायल की तरफ से जरूर मिल रही है, बावजूद इसके आपको बता दें ईरानी हमले के समय जॉर्डन ने इजरायल की मदद की थी और अपने एयर स्पेस में ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन ने ही मार गिराया था। मनीष, एक क्विक जानकारी, क्योंकि मैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, उनके पास जरूर जाऊंगी इसकी पूरी बैकग्राउंड समझने के लिए, लेकिन आज के इस हालात में जॉर्डन का क्या रिस्पांस और जॉर्डन को डर किस तरीके से सता रहा है? देखिए, जॉर्डन एक महत्वपूर्ण अलाई है इजराइल का, अमेरिका का, और इस पूरे जंग में उसकी स्थिति बहुत पशुपेश में है। जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया, ये कहते हुए कि हमारे एयर स्पेस से होकर गुजर रहा है। तो चलिए ठीक है, इस समय उसकी दलील काम आई, लेकिन जब ईरान पर हमला होगा इजराइल की तरफ से तो उस वक्त जॉर्डन के एयर स्पेस का वायलेशन होगा। और लेकिन चूंकि इजराइल कर रहा है और उस समय अगर जॉर्डन उसे नहीं रोकेगा तो ईरान के नजर में फिर जॉर्डन भी वैसा ही दुश्मन माना जाएगा जैसा इजराइल है। और इसीलिए अभी फिलहाल जॉर्डन के लिए मुसीबत बड़ी है और जॉर्डन को मनाने में लगा है इजराइल, जॉर्डन को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। इजराइल का कहना यह है कि अगर जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को दिया तो वैसी स्थिति में अगर ईरान की तरफ से हमला हुआ तो फिर इजराइल और सहयोगी देश जॉर्डन की रक्षा करेंगे। निश्चित तौर पर जॉर्डन की भूमिका इजराइल के आक्रमण को लेकर सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। अब इजराइल की ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने की मंशा को लेकर एक बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना चाहता है इजराइल और ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजराइल की नजर है। इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी, क्योंकि जिस रणनीति के तहत इजराइल आने वाले वक्त को देखते हुए बड़े फैसले ले रहा है, उसी के आधार पर यह बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां इजराइल ईरान पर हमले में किस रणनीति का इस्तेमाल करेगा, कैसे वो ईरान को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। हालांकि मनीष, अगर संभव हो तो आप मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर यहां ज्वाइन करें, क्योंकि कल भी हम इस लिहाज से इस मैप को दिखाते हुए चर्चा कर रहे थे कि हमले को देखते हुए जॉर्डन का ये एयर स्पेस, जिसको लेकर एक बड़ी बात आपने बताई, लेकिन अब इजराइल ईरान की सीमाएं जिस तरीके से जुड़ी हुई नहीं है, दोनों देशों के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी जरूर है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन जाहिर सी बात है इजराइल नहीं कर पाएगा। और इजराइल के पास एयर ऑपरेशंस का बहुत बड़ा विकल्प तो है ही। हिजबुल्लाह के लिए इजराइल उत्तरी सीमा पर ग्राउंड फोर्स क्या तैनात करेगा, यह एक बड़ा सवाल है आज के हालात को देखते हुए। और इंपॉर्टेंट यह भी कि सीरिया से लगी सीमा पर भी अतिरिक्त सतर्कता जाहिर सी बात है बढ़ती जाएगी। ये सीरिया लोकेशन को जरा इस मैप पर देखिए। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि इजराइल और जॉर्डन के बीच जिस तरीके से समझौता हो चुका है, अभी तक जिस तरीके से वो एयर स्पेस यूज करते आए हैं, आज के इस हालात में क्या जॉर्डन राजी होगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैप पे अगर आप देखें, अगर इजराइल को ईरान पर आक्रमण करना है तो उसके पास क्या क्या विकल्प है। देखिए, हमें समझना होगा, जब इजराइल ने गाजा पर आक्रमण किया तो उस वक्त ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। जब इजराइल का लेबनान के साथ हम जब लड़ाई होती है हिजबुल्लाह से, तो यहां पर बॉर्डर शेयर करता है। तो इजराइल यहां पर अपने ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि ईरान के साथ दूरी है तो वहां पर इजराइल को यहां और यहां दोनों जगह ग्राउंड फोर्स को तैयार रखना होगा ताकि हिजबुल्लाह का आक्रमण ना हो। लेकिन हवाई हमले के लिए आपके पास 3 विकल्प है। आप सीरिया होते हुए जाएंगे तो सीरिया इराक क्रॉस करके आप ईरान जाएं, या फिर आप यहां से जॉर्डन क्रॉस करें, जॉर्डन इराक होते हुए जाएं,
इजराइल को पता है कि इराक के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति में जॉर्डन और सीरिया दो महत्वपूर्ण है। सीरिया के पास अहम बात यह है कि यहां पर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो यह ज्यादा बड़ा रिस्क है इजराइल। लेकिन इजराइल के रिस्क की सीरिया के लिहाज से जिस तरीके से संजय सर हम बात कर रहे हैं, सीरिया से भी तो ईरान समर्थित गुटों के हमले की आशंका ऐसे में बढ़ जाती है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो आप विडंबनाओं की बात कर रहे हैं कि जॉर्डन साथ देगा, जॉर्डन अपना एयर बेस देगा या नहीं देगा, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरबिया, यूएई, इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि किसी तरीके से हम बेस नहीं देंगे। देखिए, लड़ाई क्या है, दूसरा जो विडंबना है कि क्या ये लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ, हमास के खिलाफ लड़ाई है, या ये लड़ाई एक तरीके से मिडिल ईस्ट के जो लीडर हैं, जो इस्लामिक लीडर अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, ईरान और वेस्टर्न पावर्स के बीच में लड़ाई है। क्योंकि ये बात वेस्टर्न पावर, खासकर अमेरिका, ये बात नहीं करना चाहता कि ईरान को मिडिल ईस्ट की लीडरशिप मिले, और ये जो वॉर है आतंकवाद का वॉर, ये स्टेट टू स्टेट या सॉरी टू बट इन, लेकिन अपनी परपेचुअल वॉर पॉलिसी के तहत इजराइल क्या इस वक्त अमेरिका की भी सुन रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन, क्योंकि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है। इजराइल ने साफ पहले भी कहा, नेतन्याहू ने, कि अगर इजराइल की डिफीट होती है तो आप ये बात मान के चलिए कि ये डिफीट जो है, ये डिफीट यूरोप तक जाएगी, और इसकी आंच अगर यूरोप में जाएगी तो ऑटोमेटिकली यूरोप और अमेरिका इस वॉर में इंडल्ज हो जाएंगे। लेकिन ये बात साफ रखिए कि अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी का जो अपना एक तंत्र है, उसमें सऊदी अरबिया, तुर्की, ये बहुत महत्वपूर्ण बेसिस रहे हैं और हमेशा इसको मेंटेन। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो तुर्की और सऊदी अरबिया और जॉर्डन को क्या खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इस क्षेत्र का एक लीडर उभर जाए, एक इस्लामिक वॉइस बन जाए। वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि ईरान से हर कंट्री को खतरा है, इजराइल को खतरा है, जॉर्डन को भी खतरा है। लेकिन ईरान अगर वाकई इजराइल के लिए इस वक्त रियल थ्रेट बन चुका है, तो उस शैडो वॉर की जो हम चर्चा इनके इतिहास को देखते हुए करते आए हैं, क्या ये डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन नहीं है जिसे कुछ हद तक अमेरिका कंट्रोल करने की अभी फिलहाल कोशिश कर रहा है? देखिए सुरभि, इस बात को समझिए कि जो ईरान है वो एक न्यूक्लियर पावर एक्वायर करना चाहता है, और इससे पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे एशिया को खतरा है। क्योंकि ईरान का जो एक मेथड है वो एक रॉग स्टेट है, कोई डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, और उसका सीधा कन्फ्रंटेशन वेस्टर्न पावर से पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए ईरान खतरा है। तो सबसे पहला जो निशाना है इजराइल का कि जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको चाइना कभी से समर्थन देता रहा है, मिलिट्री प्रोग्राम में रशिया का भी उनके साथ सहयोग रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि ईरान को कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि एक न्यूक्लियर पावर के रूप में मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए। लेकिन क्वेश्चन ऑफ दिया, इजराइल आगे करेगा क्या? तनाव को देखते हुए जो अभी स्थिति है उसकी बैक टू बैक 5 बड़ी खबरें मैं दिखाना चाहती हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि ईरान की अमेरिका को चेतावनी को लेकर खबर है, जहां गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ना करे अमेरिका, और इजराइल पर हमारा हमला तार्किक। अमेरिका को ईरानी जवाब को स्वीकार करना चाहिए। ईरानी मिसाइलों पर लिखे गए थे संदेश, आपको बता दें मिसाइलों पर लिखा था आपको पछतावा होगा। कल हुती ने इजराइल को बनाया निशाना, बड़ी खबर, हुती ने इजराइल पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया और इजरायली सी डोम ने रॉकेट को मार गिराया। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से यह खबर। ईरानी हवाई अड्डों पर फिर से उड़ान शुरू हुई। तेहरान में सुबह 6 बजे से उड़ान की शुरुआत। कल तेहरान के दोनों हवाई अड्डे बंद रखने का फैसला लिया गया था। अब ईरान इजराइल तनाव के बीच रूस से बड़ी खबर है। रूसी युद्धपोत मध्य पूर्व की तरफ रवाना हुए, सोर्सेस के हवाले से खबर है, जहां सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस रूसी युद्धपोत। और समंदर से ईरानी मिसाइल के अवशेष निकले। आपको बता दें ईरान की इमाद मिसाइल के अवशेष निकाले गए हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इमाद। ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान ने 330 ड्रोन और मिसाइल के जरिए इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ईरान के निशाने पर इजरायली एयरबेस भी थे। नेवतिम और रेमन एयरबेस की डिटेल्स सामने आई हैं और इन दो एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जहां देखिए नेवतिम एयरबेस 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, और इंपॉर्टेंट यह कि C-130 विमान मेन रनवे को नुकसान।
स्टोरेज फैसिलिटी को भी नुकसान को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं रेमन एयरबेस को लेकर खबर यह कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। कितना नुकसान हुआ इसकी हालांकि जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एबीसी न्यूज सोर्सेज के हवाले से ये जो बड़ी खबरें और दावे किए जा रहे हैं, मनीष एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि दोनों तरफ से अपने स्तर पर दावे जरूर किए जा रहे हैं। टारगेट पर एयरबेस थे, लेकिन हमलों को नाकाम करने का भी दावा, और किस तरीके से नुकसान पहुंचा उसके बारे में क्या खबर? देखिए, अपनी तरफ से दोनों पक्षों में दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के वीडियो हैं। ये बात भी सही है कि ईरान की तरफ से लगभग 350 के करीब मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और ज्यादातर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें, यह बात सच है कि इजराइल बदला लेगा, लेकिन उसका समय क्या होगा, इसको लेकर आईडीएफ ने अपनी एक पूरी प्लानिंग बना ली है और उस प्लानिंग को अप्रूवल के लिए सरकार के सामने रखा है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्पों की चर्चा अभी आपने दर्शकों के सामने की भी, कि ग्राउंड ऑपरेशन के तहत कहां पे फोर्स रखना होगा, एयर ऑपरेशन के तहत किस तरह से स्ट्राइक करना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ईरान और इजराइल के बीच का फासला 1500 किलोमीटर दूर का है। तो ऐसे में जब इजराइल बदला लेगा तो कैसे बदला लेगा, क्या रणनीति होगी, उस समय अमेरिकन रोल क्या होगा, उस समय दूसरे पार्टनर का रोल क्या होगा, और उस समय ईरान के जो सहयोगी कंट्री है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इन सब को लेकर जो प्रोबेबल सिनेरियो है वो सब आईडीएफ ने सरकार के सामने रख दिया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार क्या फैसला लेती है। चलिए, नजर बनाए रखें किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, इस बारे में और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग को लेकर बड़ी खबर है, जहां बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले की जांच तेज हो गई। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी कालू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। कालू ने ही कल सुबह 4:45 बजे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। इस बीच जांच में हमले के पीछे अमेरिकी कनेक्शन सामने आ रहा है। जी हां, सही सुना आपने, इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है और इस बीच जांच में हमले के पीछे अमेरिकी कनेक्शन सामने आया है। जांच में यह भी पता चला है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए सेकेंड हैंड बाइक खरीदी थी। तो इस पूरे मामले में बड़ी खबर यह है कि फायरिंग के मामले में 2 लोग हिरासत में हैं और क्राइम ब्रांच ने बाइक मालिक को हिरासत में लिया है। बाइक खरीदने वाले एजेंट भी अब हिरासत में बताया जा रहा है और असली बाइक खरीदार की भी जांच जारी है। हालांकि पुलिस को शक है कि किसी और ने खरीदकर आरोपी को बाइक दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान फायरिंग केस में एनआईए की हो सकती है एंट्री। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से एनआईए की जांच संभव। आपको बता दें, कई देशों और कई राज्यों में बिश्नोई गैंग का कनेक्शन और कमिश्नर ऑफिस में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की बैठक को लेकर भी खबर मिल रही है। दिल्ली, जयपुर, बिहार तक आरोपियों की तलाश जारी है। राजीव सिंह मुंबई से मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा किस तरीके से बढ़ रहा है, इस बारे में अपडेट के लिए जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुंबई में क्या है, अपडेट? देखिए, इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एक वो शख्स जिसकी बाइक थी, जो कि मुंबई से सटे रायगढ़ जिले का रहने वाला है, पेन तालुका में रहता है, और उसने वो बाइक बेची थी। चूंकि उस बाइक को कल दोपहर को ही मुंबई पुलिस ने जब्त कर लिया था, बैंड्रा इलाके में ही माउंट मेरी चर्च के पास, सीढ़ियों के पास से, और उसके बाद उस बाइक मालिक की पहचान की गई, उसे हिरासत में लिया गया। साथ साथ में उससे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि उसने जो बाइक बेची है वो किसी एजेंट के जरिए बेची है, तो उस एजेंट को भी इस वक्त कस्टडी में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन विशाल ने डायरेक्ट डील नहीं की थी। अब सवाल ये उठता है कि किस शख्स ने बाइक खरीदी थी, क्या उसने उस बाइक को खरीदकर विशाल और उसके साथी को दी, जिसने इस शूटआउट के लिए उस बाइक का इस्तेमाल किया, और उसके बाद इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कवायद की जा रही है। लेकिन इस वक्त मुंबई पुलिस बेहद दबाव में है, क्योंकि कल तक पूरा मामला जो है बैंड्रा पुलिस थाने के अंतर्गत था, लेकिन देर रात को इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सुपुर्द कर दिया गया। और क्राइम ब्रांच के जितने भी सीनियर बड़े अधिकारी हैं, पूरी 12 यूनिट है मुंबई में क्राइम ब्रांच की, 12 यूनिट के सभी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, साथ साथ में एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, सभी के एक ज्वाइंट मीटिंग इस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्विक अपडेट जितेंद्र आपसे चाहूंगी, सवाल अमेरिकी कनेक्शन को लेकर भी और सवाल किस तरीके से एनआईए की जांच को देखते हुए बड़ी खबर।
जी बिल्कुल, देखिए अब इसमें जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमारे सहयोगी राजीव भी अभी बता रहे थे कि लगातार मुंबई के अंदर मीटिंग चल रही है, वहीं दिल्ली, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, साथ ही हरियाणा और इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस लगातार जो आरोपी हैं इस केस से जुड़े जो हमलावर हैं उनकी तलाश कर रही है। इसके अलावा जो विशाल है उसका सीधा कनेक्शन रोहित गोदारा से निकला है। वही रोहित गोदारा जो इन दिनों अमेरिका के अंदर मौजूद है अनमोल बिश्नोई के साथ, और पूरी जो प्लानिंग है वो बताया जा रहा है कि दरअसल अनमोल बिश्नोई की तरफ से 1 महीने पहले रची गई थी और जो शूटर्स हैं उसको लेकर रोहित गोदारा को हायर किया गया। और रोहित गोदारा नहीं, आगे विशाल कालू जो कि रोहित गोदारा का सबसे करीबी माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग में, उसको इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल 1 महीने पहले रोहतक के अंदर जिस तरीके से कारोबारी की हत्या की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं विशाल का जो कद था वो गिरोह के अंदर काफी बढ़ा और उसके बाद ही रोहित गोदारा ने सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए विशाल उर्फ काले को अपॉइंट किया, यानी कि उसी को डिप्यूट किया गया। और उसके बाद लगातार जो रेकी की जा रही थी वो 2 अन्य आरोपियों के द्वारा की जा रही थी, हालांकि उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। और जो हथियार थे वो भी रोहित गोदारा के गैंग ने ही हमलावरों को मुहैया करवाए थे। तो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारा अमेरिका की तरफ करता है, यानी कि जो अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा अमेरिका के अंदर मौजूद है उनकी तरफ इस पूरी प्लानिंग को लेकर इशारा किया जा रहा है। और फिलहाल उनसे जुड़े जितने भी या फिर कहें जो ओवरग्राउंड वर्कर उन दोनों के इस वक्त इन 5 स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपने इस पूरे मामले को देखते हुए जितेंद्र दी है। और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में अमेरिकी कनेक्शन जो सामने आया है, डिटेल इंफॉर्मेशन जो बात मेरे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे, क्योंकि जांच में पता चला है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की पटकथा अमेरिका में रची गई। रोहित गोदारा के इशारे पर शूटर्स को हथियार मुहैया कराए गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए 5 राज्यों की पुलिस जुटी हुई है। पांच राज्यों में जांच को लेकर ही और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के अलावा पंजाब की पुलिस जुटी हुई है। और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा के जरिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवाई और जांच में अनमोल बिश्नोई के फेसबुक पोस्ट का आईपी एड्रेस कनाडा का मिला। वहीं रोहित गोदारा अमेरिका में रहता है। तो सलमान के घर के बाहर फायरिंग का ये जो अमेरिकी कनेक्शन है, किस तरीके से इसके तार जुड़ते हुए मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। और जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को देखते हुए भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को दिया। रोहित गोदारा के पास दर्जनों शूटर्स कई राज्य में मौजूद है। रोहित गोदारा अमेरिका में रहता है और रोहित गोदारा का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मजबूत नेटवर्क है। रोहित ने विशाल उर्फ कालू को फायरिंग की जिम्मेदारी दी। कालू ने रोहतक में बुकी और स्क्रैप डीलर की हत्या की थी। रोहतक हत्याकांड के पीछे भी रोहित गोदारा का भी हाथ बताया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले विशाल उर्फ कालू को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। कालू रोहित गोदारा का शूटर है। रोहतक में लॉरेंस के इशारे पर ही कालू ने बुकी की हत्या की थी और सीसीटीवी में गोली चलाता हुआ कालू नजर आ रहा है। और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले विशाल उर्फ कालू की बात, क्योंकि पुलिस ने डॉजियर जारी करते हुए कई बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि यही इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, फायरिंग करने वाले विशाल पर किस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं। यहां देखिए विशाल उर्फ कालू पर 5 से ज्यादा आपराधिक मामले बताए जा रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम में भी कई मामलों में केसेस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और रोहतक में कारोबारी का कत्ल कर चुका है ये। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कारोबारी की हत्या को लेकर बड़ी खबर है। गुरुग्राम का रहने वाला विशाल 10वीं तक पड़ा हुआ है। इसी के बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में ये तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये पूरा नेक्सस आखिर किस तरीके से ऑपरेट करता है, कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, उस लिहाज से भी जांच की जा रही है। और जांच एजेंसियों ने अनमोल बिश्नोई के फेसबुक पोस्ट को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। जहां बता दें, अनमोल बिश्नोई के पोस्ट का आईपी एड्रेस कनाडा का बताया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और सूत्रों के मुताबिक अनमोल की करंट लोकेशन कैलिफोर्निया है। पोस्ट के दौरान ही वीपीएन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल उठता है कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने की वजह है क्या। जांच में सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर 2 मकसद से फायरिंग की गई है। 2 मकसद आखिर है क्या, इसी बारे में इंफॉर्मेशन। पहली वजह जरा यहां पर समझ लीजिए, सलमान को एहसास दिलाना कि वो बिश्नोई गैंग की पहुंच से दूर नहीं है। दूसरी वजह, दाऊद को चैलेंज देकर मुंबई में वसूली का नया ठिकाना तैयार करना। तो सलमान खान के घर पर
फायरिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर कबूलनामे का जो फेसबुक पोस्ट डाला गया उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा था। सुरक्षा एजेंसीज को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब मुंबई में दाऊद की कोई हैसियत नहीं है। सुपरस्टार सलमान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई को वसूली के लिए बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है। इस बीच 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि 14 अप्रैल को सुबह 4:45 बजे का यह वक्त था, 4:43 जब सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ही फायरिंग हुई। 2 नकाबपोश हमलावरों ने 5 राउंड फायर किया। एक बुलेट घर के अंदर मिली। फायरिंग करके किस तरीके से ये आगे फरार हुए उसको भी पूरी तरीके से ट्रैक को ट्रेस कर लिया गया है। महबूब स्टूडियो की तरफ ये भागे। हमलावर बदमाशों ने ऑटो वाले से वसई जाने का रास्ता पूछा। आरोपी बांद्रा के माउंट मेरी चर्च की तरफ आगे बढ़े और चर्च के पास बाइक छोड़कर ऑटो से बांद्रा स्टेशन के लिए निकल गए। बांद्रा स्टेशन से सुबह 5:08 का वो वक्त जब बोरीवली जाने के लिए ट्रेन ली और सुबह 5:13 का वक्त जब सांताक्रूज स्टेशन पर ये उतर गए। इसके बाद आरोपी दूसरी लोकेशन के लिए फरार हो गए। हालांकि इसी आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां आज शाम 5:30 बजे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लेकर यह खबर बड़ी है। आपको बता दें, राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर इंटरव्यू, ईडी सीबीआई पर प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू। TV9 पर आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत पैदा हुआ होगा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत महत्वपूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई, भारत के इतने लोग, हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और एक और बड़ी खबर बता दें, TV9 से बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी सीट जीतेंगे। बारामूला में मेरा मुकाबला सजात लोन से नहीं, सजात लोन के पीछे वालों से मेरा मुकाबला है। हमें जम्मू कश्मीर में विकास नहीं दिख रहा। जम्मू कश्मीर में जो भी काम हुआ 370 हटने से पहले हुआ। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला इस समय हमारे साथ मौजूद है। कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर आएंगी, खासतौर पे आपके अलायंस के साथ? जम्मू की 2 सीटों पे वो लड़ रहे हैं कांग्रेस, और आप 3 सीटों पे। अब लद्दाख जोड़ के हम 6 की 6 सीटों पे जीतने की उम्मीद रख रहे हैं ना। 6 की 6 जी। आप सर, क्योंकि बारामूला से लड़ रहे हैं, क्या मानते सजात लोन आपके कॉम्पिटिटर हैं? अब मैदान में मुखालिफ तो है, लेकिन मुकाबला मेरा उनसे नहीं है। मुकाबला मेरा उन लोगों से है जो उनके पीछे खड़े होके उन्हें इलेक्शन लड़वा रहे हैं। आपको लगता बीजेपी? नहीं, लगता क्या, ये तो अब हकीकत है। पिछले दिनों जो श्रीनगर में मीटिंग हुई, जिसमें तरुण चुग खुद मौके पे मौजूद थे, सीधा सीधा उससे पता चल जाता है कि असली ताकत कौन है और आगे चेहरा किसका रखा हुआ है। तो मेरा मुकाबला चेहरे से नहीं है, मेरा मुकाबला जो है वो असली ताकत से है। और अब तरुण चुग के वहाँ आने से सबको पता चलता है कि असली ताकत कौन है। बीजेपी का कल आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, उन्होंने यूसीसी की बात की है, उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की है। वो कह रहे हैं कि किसानों को 6,000 रुपये देंगे, जो सब्सिडी है वो दी जाएगी, उसके साथ साथ आयुष्मान भारत की बात की। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? इलेक्शनों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इससे पहले भी कई सारी बातें हुई
जिन पे अभी तक अमल नहीं हुआ। पिछले इलेक्शन में ये कहा गया था कि किसानों की आमदनी जो है उसको दुगनी की जाएगी, नहीं हुआ। आज कहते हैं कि 6,000 रुपये देंगे। पहले तो पिछला जो किया हुआ वादा था उस पर बात करें, सब्सिडी की बात करें। हमने तो देखा कि पिछली हुकूमत में जहाँ जहाँ सब्सिडी के ज़रिए गरीबों को उसका फ़ायदा मिल रहा था, एक एक करके वो सब्सिडी तो इन्होंने हटा दी। तो अब किस सब्सिडी की बात कर रहे हैं? बाकी ये जो स्कीमें हैं, पुरानी स्कीमों को नए नाम देके वो नई स्कीम नहीं बनते। यूसीसी की बात हम करें तो ठीक है ना, अगर मुल्क को और ज़्यादा जो है डिवाइड करने का इरादा है, अगर और ज़्यादा मज़हबों के बीच में तनाव पैदा करने का इरादा है तो करिए। देखते हैं लोग कहाँ तक आपके साथ हैं। वन इलेक्शन वन नेशन की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर से शुरुआत करिए। ये एक अच्छा मौका था साबित करने का कि वन नेशन वन इलेक्शन में वाकई बीजेपी जो है वो यकीन रखती है और इस पे वादाबंद है। वो जब जम्मू कश्मीर में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कर पाए सिक्योरिटी फोर्सेस का बहाना बना के, तो आप कैसे कह सकते हैं ना कि आगे जाके वो वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। टीवी 9 से बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। बड़ी खबर बता दें, बीजेपी जो कहती है वो पूरा नहीं करती। केरल में 3 वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ जुमला। 10 साल में केरल में कोई एम्स नहीं आया। हमारे साथ शशि थरूर सर एक बात बताएं कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उन्होंने कहा रेल रोड सारे नेटवर्क को वो ज्यादा बड़ा करेंगे और मछुआरों को जीवन बीमा ये देंगे। क्या देखते हैं इसको? प्रॉब्लम यह है कि जो भाजपा कहते हैं कि कभी भी पूरित हुआ है, 2 करोड़ रोजगार हमारे देश में एक साल में कहीं किसी को मिला है? सिर्फ रोजगार के नष्ट हुए हमारे देश में। और ये जो नोटबंदी के बाद कितने सारे छोटे छोटे एंटरप्राइज बंद हो गए हमारे देश में, ये भी पूछने की बात है ना। सरकार जब प्रॉमिस करते हैं और पूरित नहीं करते हैं, जब लोगों देख सकेंगे कि इनका सारे चीजें जुमला है, तो लोग कैसे संतुष्ट रहेंगे? केरला में 3 चीज वो लोग प्रॉमिस किए। एक था एक एम्स आएगा, 10 साल में कोई एम्स नहीं आया है। दूसरा उन्होंने बोले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यहाँ आके भाषण दिया था उनके आयुष मंत्री, नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिए गुजरात में। एक हमारे एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग है तिरुवनंतपुरम में, उनका बजट 2015-16 का बजट देख लीजिए। भाजपा ने पार्लियामेंट में दिया है, सॉलम प्रॉमिस दिया है कि इसको अपग्रेड करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज। ये यूनिवर्सिटी कहाँ से किया? नॉर्थ ईस्ट में। अंत में केरल में सिर्फ 3 प्रॉमिस दिया जो केरल के लिए, पूरा देश के लिए नहीं, सिर्फ केरल के लिए, और तीनों उनका भाग छोड़ दिया। कह रहे हैं मोदी की गारंटी है ये पूरा करेंगे सर। तो मोदी की गारंटी है कि जो भी वो लोग कहेंगे यहाँ करेंगे नहीं, यही है गारंटी, हमारा अनुभव यह है। राजीव चंद्रशेखर का शशि थरूर पर पलटवार। 15 साल में तिरुवनंतपुरम में कुछ नहीं किया। कांग्रेस सांसद का काम सिर्फ चिट्ठी लिखना। अपनी लापरवाही का ठीकरा केंद्र पर छोड़ा। केरल के विकास में मोदी सरकार का योगदान। हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर सर मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आप पे विश्वास जताया ऐसी जगह से जिस जगह पे एक तरीके से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से सब कुछ पूरी कहानी लिखनी पड़ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को और क्या रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, देखिए, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम और केरल जो जनरल में मैं कह रहा हूँ, पिछले 10 साल में जो भारत में हुआ है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उसके अलावा यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। 15 साल से यहाँ पर एक एमपी है जो मानते हैं कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी चिट्ठी लिखना है। यहाँ पे ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आया है, यहाँ पे ना तो कोई काम या जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और एक तरह से 10-15 साल से एक ब्रेक लगा हुआ है यहाँ के अर्थव्यवस्था पे। यहाँ के बच्चों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी बाहर इंडिया में हर जगह में इतने सारे अवसर और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ये यूडीएफ और एलडीएफ जो इंडी अलायंस के 2 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे एक ढोंग रचा रहे हैं कि वो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी है। एक्चुअली दोनों ने मिलकर केरल का बर्बादी कर दिया है 65 साल से। और तिरुवनंतपुरम में तो एक एमपी 15 साल से बैठे हुए हैं, और 15 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं तिरुवनंतपुरम को बार्सिलोना बनाऊंगा, मैं तिरुवनंतपुरम में ये करूंगा वो करूंगा। और आज जब लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, वो कहते हैं कि मेरे पावर में कुछ नहीं है,
मैं जब मंत्री था मैं कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद मैं ऑपोजिशन में हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मुद्दा बड़ा साफ है आज लोगों के सामने। आपको एक नरेंद्र मोदी जी का मंत्री चाहिए एज एमपी, या जो 3 बार साल में लेटर लिखते हैं या 2-3 प्रश्न पूछते हैं, ऐसा एमपी चाहिए। और लोग बदलाव चाहते हैं, और यहाँ पे जो नहीं हुआ है 15 साल, वो आगे देखना चाहते हैं कि वो होगा।